हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएस एकेडमी। तो आज हम समझेंगे एक पॉलिटिका कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको प्री में हो, मेंस में हो, आपके इंटरव्यू में हो, हर स्टेज में ये आपको मदद करेगा। और इन जनरल आप देश के सिटीज़न के हिसाब से भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? तो चलिए देखते हैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रेफर करता है ऐसे एक आइडिया को जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको आपका लिमिट करती है बाय अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, उसको अपहोल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये सभी आइडियाज़ क्या करती है, ओवरऑल जो हमारे देश में आपका डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जो लोगों के आपके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसको सेफगार्ड देता है। और गवर्नमेंट का जो पावर है उसको लिमिट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने समझा कि एक क्या है, आपका बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉ है उसके हिसाब से काम, जो भी देश है, जो देश में जो भी रूल्स है, लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब किसी एक लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने का जो आपका अथॉरिटी होता है वो है आपके हमारे जुडिशरी के पास। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मेंटेन किया जाता है तभी हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्राप्त करते हैं। तब संविधान बाद चलता है। मतलब जो भी हमारे देश में आपकी जो भी विधान है, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, जो भी आपके लॉज है, वो किसके हिसाब से चल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी चीज़ें आपकी देश में की जाती है तो हम फाइनली क्या प्राप्त करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन रहने से ज़रूरी नहीं है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस दिए गए हैं डिफरेंट आपके शेड्यूल में, डिफरेंट पार्ट में, उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल में, तो उन सभी चीज़ों का जब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तब उसको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है जुडिशरी और देश की जो आम जनता है, जो नागरिक है। ओके। तो चलिए इसके आपके डिफरेंट डायमेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर पहले हम ये देखें कि क्या आपके की फीचर्स हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको दर्शाता है? लिमिटेड गवर्नमेंट को दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ के तहत चलेगी और जितना कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उससे ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रोविजन इंश्योर करता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ही हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी के हिसाब से, पीपल के हिसाब से गवर्नमेंट को चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन की गई है, तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देश किसका है? पीपल का है। गवर्नमेंट को कौन चुनेंगी? पीपल चुनेंगी। गवर्नमेंट को किस हिसाब से काम करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या इंश्योर करता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर किसका सुप्रीमेसी रहता है? लॉ का सुप्रीमेसी रहता है। किसी पर्सन या फिर किसी रूलर का सुप्रीमेसी नहीं रहता है। अगर किसी पर्सन का या फिर किसी रूलर का सुप्रीमेसी रहा तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मिस कर देंगे। तो इसीलिए क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो काम है वो होगा। कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं कर पाएगा। जो हमारी स्पेशली जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो आर्बिट्रेरी या फिर मनमाना एक्शन नहीं ले पाएंगी।
और जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो इंश्योर होता है अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत। और इसके अलावा भी आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया है, बार बार दोहराया है। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में कहा गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। तो इस जजमेंट से क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टैब्लिश हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम होना है। सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो गवर्नमेंट, अब जहाँ भी आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे वहाँ आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। मतलब जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर लॉ को लेजिस्लेट करता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी उस लॉ का वैलिडिटी को चेक करता है, वेदर जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं। इट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसका सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको प्रिपेयर किया गया है या नहीं। और जब उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा तो हम उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करेंगे। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन हैं, तीनों को अलग अलग फंक्शंस दी गई हैं, और इसमें जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का भी दायित्व है, लेजिस्लेचर के भी दायित्व है, लेकिन कभी वो क्या कर सकते हैं, आपके जो लॉ फ्रेम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तब जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, संवैधानिक वैधता को चेक करेगी, और जब चेक करेगी उससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टैब्लिश होगा। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमेशा क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में जब सिटीजन्स का राइट प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके राइट्स को सेफगार्ड दिया जाता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करते हैं। तो अभी जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। और इसी के साथ क्या है, अगला जो आपका फीचर है, अकाउंटेबिलिटी, कि आपको जो जवाबदेहिता है वो रहनी होगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपका बना रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी से क्या मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी पावर एक्सरसाइज कर रही है, अपना जो भी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करे। उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, आंसरेबल रहेंगे और अकाउंटेबल रहेंगे बिफोर पीपल, बिफोर कोर्ट, बिफोर रूल ऑफ लॉ। ओके, तो अभी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का डिफरेंट अगर मेजर्स हम देखें तो जैसे जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या है, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुए तो जुडिशरी इसको रिव्यू करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा जो लॉ बनाया गया वो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो उसको भी आपका नल एंड वॉइड अर्थात अवैध डिक्लेयर किया जा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू का पावर आपका कहाँ से डिराइव करता है जुडिशरी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत ये पावर डिराइव करती है जो हमारी जुडिशरी है वो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 13, 32, 226 में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ये इम्प्लिसिट है। ओके, नेक्स्ट, अभी और एक चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो स्टेटस है वो आज के समय पे कैसा है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद हमारी देश सोशो इकोनॉमिक तरक्की करने लगी, तो उसमें आपका एजुकेशन में भी तरक्की होने लगा, तो लोग लिटरेट होने लगे। और उसी के साथ जो हमारी ऑनरेबल जुडिशरी है उन्होंने आपके 1980s के समय पे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आपका प्रावधान होता है उसको भी ओपन कर दिया। और उसके तहत क्या है, पीपल जब अवेयर हो गए और जब पीआईएल जैसे प्रावधान आ गए तो इसके तहत क्या हुआ, पीपल अवेयर हो गए अपने राइट्स के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
वो जुडिशरी के पास जाने लगे अपने जो पिटिशन है उसको लेके। और डिफरेंट समय पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट के तहत जो पीपल के फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया, और उसके ऊपर डिफरेंट नए इंटरप्रिटेशन आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से लोगों को अपनी जो राइट्स है वो एंश्योर हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो कौन एंश्योर कराएगा? जुडिशरी एंश्योर कराएगी। और उसके लिए क्या प्रावधान है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रावधान है। और जुडिशरी क्या कर सकती है? सो मोटो केस भी दायर कर सकती है। और लोग जब एजुकेटेड हो गए तो अपने राइट्स को लेके और ज़्यादा अवेयर हो गए, अपने हक को लेके और ज़्यादा वोकल हो गए। तो उसकी वजह से डिफरेंट समय पे डिफरेंट केसेस चली, और उसके तहत आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट हुए। और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में हमारे जो भी पार्ट थर्ड के राइट्स है उसमें और क्या है, नए एडिशन देखे गए। फॉर एग्जांपल, जो नालसा जजमेंट था 2014 में, उसके तहत जो हमारे ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है उनको रिकॉग्नाइज किया गया। उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया कि इनका राइट्स प्रोटेक्ट करना है, सोशो इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट। फिर आपका ट्रिपल तलाक का जजमेंट आया 2017 में, तो उसके तहत जो आपकी वुमेन है उनका राइट को प्रोटेक्ट किया गया। सबरीमाला जजमेंट में भी देख सकते हैं आप, उसमें भी आपका जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन राइट्स को और इन्हांस किया गया। इट मीन्स व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आप इसमें ग्रोथ देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहे, उसको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? बाय एजुकेटिंग पीपल, बाय मेकिंग देम लिटरेट, बाय मेकिंग देम अवेयर। और तब क्या है, वो वोकल होंगे अपने राइट्स को लेके। जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब भी उनको वायलेशन होगा तो वो कोर्ट को अप्रोच करेंगे। और उसी के तहत क्या है, डिफरेंट जजमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बरकरार रहेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था। उसमें राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत। फिर आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें आपका जो होमोसेक्सुअल कपल है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो इससे क्या है, आप देख रहे हैं कि जो लोगों का राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर लोगों का राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होता है तो उसको हम प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस तो है लेकिन उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय जुडिशरी, तो तब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर होने के पीछे एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। तो लोग जब एजुकेटेड होंगे तो अपने राइट्स को लेके अवेयर होंगे, अपने राइट्स को सोसाइटी में जो भी आपके इविल्स है उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। और वैसे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपका बढ़ते जाएगा, और जो सोसाइटी है वो और फ्लोरिश करने लगेगी, सोसाइटी और ज़्यादा सिविलाइज बनेगी। ओके, तो बाकी इसमें आप ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो चलिए देखते हैं। अभी हम जो हमारा डिफरेंट जीएस पेपर होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो स्पेशली अभी हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टॉपिक को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो जेनेसिस है, वो रूट है, वो कहाँ से आया। तो आप इसका जेनेसिस जो है मॉडर्न समय में, इसको इसका जेनेसिस आप वेस्टर्न ओरिजिन में देख सकते हैं, स्पेशली यूरोप के नेशन में। तो मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में। तो अभी मैग्ना कार्टा है क्या? तो मैग्ना कार्टा क्या हुआ, आपके जो इंग्लैंड के किंग थे और जो पीपल थे उनके बीच में ये एक आपका समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या है, जो किंग थे वो रूल ऑफ लॉ के तहत आ गए कि नॉट अबव द लॉ। तो किंग है तो किंग सब पीपल का मालिक नहीं है, तो किंग को क्या करना है, रूल ऑफ लॉ के तहत ही देश को चलाना है। तो ये शुरुआत था।
और इसी मैग्ना कार्टा की कार्टा के बाद ही धीरे धीरे क्या हुआ, आपका लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट डेवलप होने लगा। फिर आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में, तो ये भी इंग्लैंड का ही एक फिनोमेना है। तो इंग्लैंड में ही ये इवेंट आपके 1688 में देखा गया था, जिसके तहत क्या हुआ, जो रोल ऑफ पार्लियामेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो जेनेसिस है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ही देखा गया। क्योंकि जो आपके इंग्लैंड का पार्लियामेंट है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट होना मतलब क्या, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होना, डेमोक्रेसी होना, फंडामेंटल राइट्स होना। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक माइलस्टोन था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डेवलपमेंट में। तो यूएसए तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया मॉडर्न एरा में, जिसने और देशों को प्रभावित किया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने में। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बिल ऑफ राइट्स को एंश्योर किया गया। नेक्स्ट, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन जो थी, जो गवर्नेंस सिस्टम था, उसमें सभा और समिति के बारे में हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। तो जो सभा एंड समिति हुआ करती थी उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। तो पीपल का पार्टिसिपेशन होना मतलब क्या कि शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी होना। आज की तरह जो डेमोक्रेसी मॉडर्न समय पे देखते हैं वैसा नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट ऑफ आपका सम शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी उसमें उस समय भी हुआ करता था। ये तो ये सभी क्या है, आपकी जो उत्पत्ति है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो हम समझ सकते हैं। फिर अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हमारे देश में था, तो ब्रिटिश रूल था उस समय, डिफरेंट जो एक्ट आई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके अप टू इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक। तो इसके तहत भी क्या हुआ, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिला। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है, और वो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते रहेंगे। जिस तरह से सोसाइटी और एजुकेटेड होगी, लिटरेट होगी, लोग जितने सिविलाइज होते जाएंगे उतने क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा और हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगर आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, कल्चरल प्लूरलिज्म को सपोर्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है अंडर डिफरेंट आर्टिकल लाइक आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 फॉर डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इससे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्नॉलेज करता है, लोगों का जो प्लूरल कल्चर है उसको एक्नॉलेज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे भी क्या इंश्योर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर होता है। तो अभी जो आपके जो एक्सेसिव अल्ट्रा रीजनलिज्म है या फिर कम्युनलिज्म का जो सेंटीमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मेंशन किया गया है कि जो प्लूरल कल्चर है उसको हमें संजो के रखना है। तो कोई अगर इसके अगेंस्ट में जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ही नहीं है, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में भी है। जो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आपका रोड ब्लॉक क्रिएट हो रहा है अगर लोग प्लूरलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे फिर देखते हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वो क्या करता है, हमें हमारा देश का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उसके बारे में मेंशन करता है। तो क्या होना चाहिए उसके बारे में मेंशन करता है, और क्या हो और जब जो मेंशन करता है वो जब हम अचीव कर लेंगे तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो प्रियम्बल में मेंशन है जस्टिस के बारे में, तो अभी भी क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस
हमने अचीव किया है लेकिन पूरी तरह अचीव नहीं किया है। जिस दिन पूरी तरह अचीव करेंगे तो फुल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाएगा। जो लिबर्टी है वो अभी लोगों को मिलना है, इक्वालिटी अभी भी सोसाइटी में जो आपकी इक्वालिटी है वो पूरी तरीके से अचीव नहीं की गई है। तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है, वो सोशल इनइक्वालिटी हो, इनकम इनइक्वालिटी हो, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी हो, ओके, डिफरेंट रीजन में इनइक्वालिटी हो, तो उन सभी चीज़ों को जब हम दूर करेंगे और इक्वालिटी का प्रिंसिपल पूरी तरीके से अचीव करेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें प्राप्त होगा। फिर फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी किसको दर्शाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। देन फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी हमने देखा पार्ट थर्ड में। फिर इसके अलावा भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है जो पार्ट फोर्थ में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में मेंशन किया गया है कि हर तबके के लोगों के बीच में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना पड़ेगा अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में। तो ये आपके एनकरेज करता है रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को, कि सिटीजनशिप को भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने देश को लेके, अपने संविधान को लेके, संविधान में जो आपके प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको लेके। तभी क्या है, देश में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से लोगों को राइट्स नहीं मिलेगा, सोसाइटी को भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना होगा, इक्वालिटी को प्रमोट करना होगा, जस्टिस को प्रमोट करना होगा, तभी हम आपका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव कर पाएंगे और सक्सेसफुल बन पाएंगे। जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047, उसको अचीव करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविजंस है, उनको अचीव करने ज़रूरी रहेंगे। अगेन जुडिशियल रिव्यू तो हमने डिस्कस कर लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर भी हमने देखा। तो इसके भी आप आर्टिकल जो 50 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना ज़रूरी है, स्पेशली बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को संजो के रखा जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। क्योंकि जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट लॉ जो लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेट की जाती है जो आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जुडिशरी को स्पेशली सेपरेट रहना है फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है, क्या चैलेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में या फिर दिखाई देते हैं? तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच के बारे में कहा गया है इसमें कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच के वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वायलेट होता है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जीक्यूटिव ऐसे ऑर्डर पास करती है, समझ लीजिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, या फिर लेजिस्लेचर आपका ओवर लेजिस्लेशन करता है, आर्टिकल जो 360 है 8 है उसका अगर आपका मिसयूज़ करता है, आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में कहता है उसका अगर मिसयूज़ करता है, या फिर रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नर का केस आया जिसमें गवर्नर ने 10 बिल को रिजर्व करके रखा था, तो ये सभी एग्जीक्यूटिव रीच के एग्जाम्पल है। और एग्जीक्यूटिव रीच को कर्टेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 8 अप्रैल को कि आपका गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को 1 से 3 महीने के अंदर, मिनिमम 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास की गई बिल है उनको उनके ऊपर डिसाइड करना है, उन पे एसेंट करना है। तो अभी ये जो जजमेंट था इसने किसको प्रोटेक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन को। और किसको एनहांस किया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशरी जब एक्टिव रहती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सभी चीज़ें होनी है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच को डोमिनेट करती है, तो उसी को कहा गया है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें एक प्रॉब्लम कभी आ जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म तक तो ठीक है, लेकिन कभी जुडिशियल अगर ओवर रीच हो जाता है तो उससे भी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है। ओके, तो इसमें भी क्या है, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहती है। तो किसी केसेस में जुडिशियल ओवर रीच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल उसको सही ठहराता है। ओके, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात है। फिर आपका जो इलेक्शन कमीशन
जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनका जो रोल में कभी सवाल खड़ा होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वीक करता है। तो ये चैलेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। फिर आपका अभी जिक्र किया था कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, जिनका मिसयूज़ देखा गया है पास्ट में, तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। अगर इसका मिसयूज़ हुआ है तो राइट यूज़ तो सही है, क्योंकि प्रोविज़न दिया ही गया है उसके लिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। लेकिन इसका मिसयूज़ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वायलेट होता है। तो इसमें अभी एसआर बोमाई केस के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो एसआर बोमाई केस क्या करता है, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्टिकल 356। तो ये क्या कर रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एस्टैब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, डिफरेंट रीजन के साथ कंपेयर करके, तो यूएस में क्या है, स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा जाता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स को प्रोटेक्ट की जाती है। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी क्या है आपका जो राइट्स है लोगों का वो प्रोटेक्ट किया जाता है। और इंग्लैंड जैसे देशों में लोग बहुत एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा अवेयर भी है अपने राइट्स को लेके। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है लेकिन लोग आपके एजुकेटेड है, अवेयर है, तो वहाँ कैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को संजो के रखे हैं, प्रिजर्व करके रखे हैं। ओके, नेक्स्ट आप यूनाइटेड नेशन का भी रोल देख सकते हैं इन प्रमोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नेक्स्ट इसमें आप इसको जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, तो इसमें इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आप देख सकते हैं थ्रू आपके पार्ट 4 के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, जिसका आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, 39B है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 है। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280, जो फिजिकल फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। इट मीन्स आपका फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन करता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अगर आप देखें तो आर्टिकल जो 48A है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो वो गवर्नमेंट को ये दायित्व देता है कि गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो मेजर्स लेने हैं वो लेने रहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपके डिफरेंट समय पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एनेक्ट किया गया, एनजीटी एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोविज़न है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट भी डिफरेंट समय पे डिफरेंट जजमेंट लेके आती है, जिससे क्या है, आपके एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी लिंक करके देख सकते हैं। तो ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने चर्चा की है, जिसमें मेंशन है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आर्टिकल 51A सब क्लॉज G में, जो पार्ट 4 A में है। ओके, टेक्नोलॉजिकल अगर चैलेंज देखें तो हाल ही में जो आपका जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट केस आया था 2017 में, जिसने राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्शन देने के बारे में कहा अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट के तौर पे डिक्लेयर किया बाई आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका अभी आउटकम क्या निकला कि जो आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एरा में जो पर्सनल डेटा है वो ब्रीच हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया, ताकि आपका जो पर्सन का डिजिटल डेटा है, डेटाबेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो इससे देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फर्दर इलाबोरेट करके कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लाया गया है। और ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर हमें एक डेवलप नेशन बनने के लिए हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, उसके लिए हमारे जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। और कोर्ट इसमें क्या करती है, एक काफ़ी आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो हमारा जीएस पेपर 4 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका अगर एथिकल डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखें तो जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसको क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, जस्टिस है, उसको एडहेयर करना है, मान के चलना है। जो पब्लिक ऑफिस है उसका जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ है, उनको अपहोल्ड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में अब कौन से प्रिंसिपल आते हैं? इक्वालिटी का प्रिंसिपल आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रिंसिपल आता है, सोशल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, प्रियम्बल के जो प्रिंसिपल्स है उनको मान के चलना, इंडिविजुअल लिबर्टी को रेस्पेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना। तो ये सभी आगे आपके हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इसको क्या करना है, हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। तो सेडिशन लॉ का जो मिसयूज़ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का जो मिसयूज़ है, उसको कर्टेल करना होगा, क्योंकि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को दबा के डेमोक्रेसी को बचा नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करके रखने के लिए, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को इन रियलिटी इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर होगा। तो यहाँ तक हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, यूपीएससी के जो जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक का जो कनेक्शन है वो हमने डिस्कस किया। इसमें मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें लगता है कि पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप देखिए कि इसका हमने कितना सारा डायमेंशंस आपको बतलाया। तो अभी इसमें आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर कोई टॉपिक बनता है ऐसे में, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे में सिर्फ आपको इसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आईआर के पर्सपेक्टिव से देखा, फिर जीएस पेपर 3 में आपके एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा। तो उस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आपका जो निचोड़ है वो लिखना होता है एग्जाम में, ऐसे में जब पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये एक ऐसे का जस्ट आपको सिंपल टॉपिक दिया है, ताकि आप चीज़ों को जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ें आप इससे लिंक कर सके। तो 3 ऐसे के टॉपिक है। तो पॉसिबल थीम है फॉर ऐसे, पास्ट में भी आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं एपीएससी लिंकेजेस क्या है आसाम स्टेट पीसीएस के लिहाज से। तो स्पेशल प्रोविज़न है फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आर्टिकल 371 से लेके 371 एच तक। तो इसमें आपका आप देख सकते हैं 371 में स्पेशल प्रोविज़न है फॉर नागालैंड, 370 बी में स्पेशल प्रोविज़न है फॉर आसाम, 370 सी में स्पेशल प्रोविज़न है फॉर मणिपुर। ओके, फिर 370 आपका एफ में है फॉर सिक्किम, फॉर 371 जी में है फॉर मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से अब और भी गोवा कर्नाटका के लिए भी है, तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको ये नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर 6th शेड्यूल का प्रोविज़न है जिसमें जो ट्राइबल एरिया है उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। तो 6th शेड्यूल के अंदर आपके 4 स्टेट में टोटल 10 ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई है, जैसे मेघालय में कार्बी, मेघालय में खासी, जयंतिया एंड गारो, फिर मिजोरम में चकमा, लाई एंड मारा, त्रिपुरा में त्रिपुरी ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर आसाम में डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, फिर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है, बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। तो ये क्या करती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो डिफरेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करती है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपना खुद का डिसीजन मेकिंग खुद कर सके, खुद का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद कर सके। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर होता है। फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है, जो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट के बीच में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता है।
फिर आपके जो डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, तो जो डिफरेंट कोर्ट है हाई कोर्ट, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट समय पे कौन से लैंडमार्क जजमेंट रखे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, अभी वे फॉरवर्ड देखते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, ऑटोनॉमी देना, एम्पावर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या फिर कैग हो गया। ओके, फिर जुडिशियल रिफॉर्म में आप देख सकते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो इतने केसेस अगर पेंडिंग रहेंगे तो लोगों को जस्टिस, टाइमली जो जस्टिस है वो नहीं मिल पाएगा, और जस्टिस अगर डिले हुआ तो डिनाई हो गया। तो इससे क्या है, लोगों के जो राइट्स है, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वॉयलेट होगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो अंडर ट्रायल्स की संख्या है लगभग 70% है। तो ये जो भी आपके पेंडेंसी है, इनको टाइम बाउंड मैनर पे टैकल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके डेमोक्रेसी में पीपल का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट होगा और हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज़ कर बैठेंगे। फिर सिटीज़न का रोल क्या होता है, तो सिटीज़न को जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल है उसके प्रति अवेयरनेस रखनी है, और उसके वायलेशन को लेके जागरूक रहनी है ताकि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख सकते हैं, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वर्ल्ड वाइड। तो स्पेशली आप न्यूजीलैंड में देखें, यूएसए में देखें, डिफरेंट वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में देखें, तो उससे हमें सीख लेनी है ताकि देश जो है, समाज जो है, वो किसके हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एनहांस कर सके, लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा इन्हांस कर सके, प्रिजर्व कर सके। ओके, तो इसी के साथ ये जो डिस्कशन है ये समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।